नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जन सरोकार के मुद्दों को लेकर आम लोगों से लेकर हर पार्टी के हर प्रोमिनेंट लोगों से बात करना, जिससे देश और समाज का विकास हो। तो आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं प्रयागराज, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अभय अजय। तो इनसे बात करते हैं आज की जो राजनीति है उसको ये किस हिसाब से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जो है, और आप लोगों को भी बधाई। इलाहाबाद में वेलकम आप लोगों का कि राजनीति के मक्का, इसको इलाहाबाद को कहा जाता है कि राजनीति का मक्का। इलाहाबाद में आप लोग आए हैं और आधुनिक भारतीय राजनीति का जन्मदाता शहर भी ये है, इसमें कोई बहस नहीं। सर, इतनी पवित्र नगरी है ये, इस पवित्र नगरी में प्रयागराज में आप रहते हैं। बात करें कि अगर सीधे तौर पे पूछे जाए आज की राजनीति से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि आज की जो राजनीति हो रही है वो कितने सही मुद्दों पर हो रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो पुराने लोग हैं राजनीति को एक पवित्र यज्ञ मानकर चलते हैं। हम लोग जो है ये मान के चलते हैं कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर जो है कोई विषय है तो राजनीति है, और राजनीति जो है कमजोर लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे बचपन में कहानी सुनती होंगे आप लोग कि बूढ़े माँ बाप ये कहावत सुनाते थे या राज पुरोहित राजा को कहते थे कि दक्षिण की तरफ मत जाना। क्यों? क्योंकि दक्षिण में जंगल होता है और जंगल में शेर, चीता, भालू सब होते हैं। वही स्थिति राजनीति की है कि राजनीति जो है वो घना जंगल है कि जिसमें साहसी राजा ही जा सकता है। जो कमजोर हृदय वाला है, जो बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड है, बहुत भावुक है, इसके लिए ये राजनीति नहीं है। यहाँ पर अपने सेंसेस को हम लोगों को बहुत ही जो है जागृत रखना चाहिए। यहाँ पर अपनी भुजाओं को हम लोगों को बहुत मजबूत रखना चाहिए। आने वाली हर मुसीबत को जो है उससे जो है रूबरू होने का, उसको फेस करने का मादा होना चाहिए, तब आप राजनीति में है। और नहीं, दूर से देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही खतरनाक टाइप का जंगल है ये, यहाँ मत जाओ। और ज़्यादातर देश का जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो यही कह के राजनीति से अपने को यार छोड़ो, राजनीति उजनीति की बात मत करो, ये बेवकूफ़ी की बात है। वो डरता है इसमें आने का। ये बहुत ही रोचक विषय है। अगर ये देश का बौद्धिक समाज राजनीति से अपने को लेकर भागा ना होता है इस राजनीति के जो है प्लेटफॉर्म से, तो आज इस देश की राजनीति और सुंदर होती और निखार इसके अंदर होता। हो क्या रहा है कि बिन पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ गए हैं। अब लोकतंत्र का सिद्धांत है कि जो जीता वही सिकंदर। अब जब सिकंदर जो है कक्षा 8 फेल जो है हो जीत के आ रहा है, तो सदन में तो जो है लोकतंत्र में जो है वही बैठेगा ना कि जिसको जनता ने चुन के भेजा। सर, आपने बोला कि इसमें एजुकेटेड लोग आने चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हृदय वाले लोग आने चाहिए। और दूसरी बात आपने बोली कि 8वीं पास लोग सदन में बैठे हैं। ये सारा किसकी तरफ सर कर रहे हैं आप? देखिए, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर दल की नहीं, अभी आपने केवल अभी मैं दल पर नहीं आया हूँ। आपने वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं, मैंने उसका एक स्केच किया है ना, कि ये वर्तमान स्थिति है। अब इसको जो है भले लोग जो है या पढ़े लिखे लोग इसको देश का दुर्भाग्य माने, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है विश्वास रखने वाले लोग इसको जो है राजनीति का सौभाग्य मानते हैं। ये विषय नहीं है। इसको तय करने वाला मैं नहीं हूँ। इसको तय करने के लिए कोई भी जो है मशीनरी नहीं बनी है इस देश के अंदर। लेकिन हमारा अपना मानना ये है कि अच्छे लोग आए। जैसा आपका इस प्लेटफॉर्म का, आपके इस नेटवर्क का नाम है प्रोग्रेसिव जो है पॉलिटिकल जो है वो, तो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोगों में अच्छे लोग आगे आवे, अच्छी राजनीति हो, देश का हित हो, समाज का कल्याण हो, देश की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है समाप्त हो,
ऐसी हमारी विचारधारा। सर आपसे पूछे कि आज की राजनीति में एक कहते हैं कि मिडिल एज के लोग ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं युवाओं की कमी है। अगर इसमें युवाओं को आगे कैसे आए, क्या वो विचार, क्या वो चीजें होनी चाहिए जो आज की राजनीति में युवा आगे बढ़ सकें? ये चाहिए कि 60-40 का जो है रेशियो जो मान्य है कि 60 जो है वो लीजेंड्स होने चाहिए, वो जो है तजुर्बेकार होने चाहिए, उम्र दराज होने चाहिए, और 40% हम नई क्यारी से नई पौध को, युवा को अपने साथ लेके आए। और जब इन युवा और बुजुर्गों का संतुलन रहेगा तब देश की राजनीति मैच्योर होगी, प्रोग्रेस। युवा जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, उनपे देशद्रोह जैसे आरोप लगा दिए जाते हैं, एक्ट लगा दिए जाते हैं। इस पे क्या, कौन है इसके पीछे, क्या वजह है जो युवाओं को आगे राजनीति में बढ़ने ही नहीं दिया जाता है? देखिए, युवाओं की धमनियों में वो खून बहता है, वो रक्त बहता है कि जिसकी जो है धार से चट्टानें भी चटक जाती हैं। हम लोग विद्यार्थी राजनीति और युवा राजनीति से निकले हुए लोग हैं। आज दाढ़ी बाल सफेद हो गई, पक गई, उम्र हो गई, लेकिन आज भी खून में वही रवानगी है जो विद्यार्थी जीवन के जो है समय में होती थी। और हम लोग ये मानते हैं कि युवाओं को रोकने की तो कोशिश होती है, हम लोग भी जो है उसके जो है भुक्तभोगी हैं। कि जो एस्टैब्लिश लोग हैं, एक कहावत है कि बरगद अपने नीचे जो है दूब या छोटी घास को नहीं उगने देता, लेकिन दूब की पवित्रता और दूब की बढ़त वो अगर बरगद के नीचे नहीं है तो वो रास्ता बदल के कहीं दूसरे खुले मैदान से वो दूब जो है वो झाड़ी बन जाती है। सर बात अगर राजनीतिक दलों की जाए तो हर राजनीतिक दल यही कहता है कि वो लोकतांत्रिक है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक बचे हैं या नहीं? मिक्सचर है ना ये। कैसे सर, मिक्सचर कैसे है? मिक्सचर ऐसा है कि देखिए, परिवारवादी सिस्टम को हम लोग अभी त्याग नहीं पाए, है ना। सभी दल कहते सब हैं कि कांग्रेस जो है परिवारवादी सिद्धांत चलती है, सपा चलती है, लेकिन मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी चलती है। कान जो है ऐसे जो है, नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। वहां पर जो है भी अब ये सिस्टम आता जा रहा है। दूसरी चीज, एक भारतीय लोकतंत्र की एक ये कौन सी अदा है, ये आज तक नहीं समझ पाए कि हम जनता जनार्दन भी बड़े नेता के निधन के बाद यह नारा लगाते हैं कि अब उनके बेटे को लाओ, देश बचाओ। ये हमारी ये चीज कांग्रेस पार्टी में ज्यादा देखने को मिलती है। नहीं, ये आरोप आपका गलत है। सर ऐसा हमने नहीं, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो परिवारवाद है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखने को मिलता है। ये आप सबसे ज्यादा जो है कह रही हैं देखने के लिए, सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी में है। मुलायम सिंह जी के रहते रहते अखिलेश यादव, ये कांग्रेस पार्टी सेंट्रल में आती है, कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी के तौर पर प्रेजेंट होती है, 70 साल राज किया है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है, अब जैसे जो है राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट हमारे नेता हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे जो है ज्योतिरादित्य हमारे नेता थे, अब वो बीजेपी में चले गए। तो अगर परिवारवाद को नकार रहे हैं तो वहां वसुंधरा जी जो है, उनकी बुआ जो है बीजेपी की राजस्थान में जो है बड़ी नेता है, अब भतीजा जो है अब बीजेपी का मंत्री है। तो इससे कोई अछूता नहीं है, बस खाली बॉल को एक दूसरे के पाले में हम ढकेलते हैं कि ये चोर है, वो कहते हैं नहीं हम नहीं चोर हैं, ये चोर है, ये फोकस है। लेकिन इससे नकार नहीं सकते, ये मैंने फिर से रिपीट कर दें कि ये भारतीय लोकतंत्र की कौन सी अदा है। ये रूस में नहीं हो रहा है, वहां पे ब्रेजनेव के बेटे बेटियों को, लेनिन के बेटे बेटियों को रूस की जनता नहीं बुलाती कि आओ आप रूस को बचाओ, है ना। ये अमेरिका के अंदर नहीं होता जनरली, जो है खाली एक बुश का परिवार है कि बड़े बुश और छोटे बुश ने वहां किया। लेकिन जो है भारत के अंदर पता नहीं क्या बात है कि हर दल के, अब राजनाथ जी का बेटा पंकज सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, वो है सदन में। तो ये मतलब अभी चूंकि बीजेपी को कम दिन हुआ सत्ता में आए, लेकिन आप भाग नहीं सकते। और ये इस अदा पर शोध होने की आवश्यकता है कि भारतीय लोकतंत्र में ये कौन सी जो है नाजुकता है
कि बड़े नेताओं के बहू बेटे या उनके बच्चों को लाकर ही हम उस दल को या उस क्षेत्र के विकास को अपना आधार मानते हैं। ये सर बात अगर राजनीति की करें तो सीधा सीधा सवाल है कि अगर राजनीति हो रही लेकिन किन मुद्दों को होनी चाहिए, किन मुद्दों को आगे रखते हुए होनी चाहिए? देखिए, राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मरकरी पारा समझती है ना, कि पारे को आप अपनी गदेली में जिंदगी भर लिए रह सकते हैं, ना वो गलेगा, ना वाष्प बन के उड़ेगा, ना वो ढंगेगा, लेकिन एक कतरा पारा आप अपनी जो है खुली उंगलियों से पारे का उठा नहीं सकते। राजनीति भी वही विषय है। राजनीति कैसी होनी चाहिए ये आप और हम नहीं तय करते। ये बहुत बारीक बात बता रहा हूं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए ये हम और आप तय नहीं कर सकते, ये समय तय करता है। वक्त की आवश्यकता के अनुसार से इस देश की राजनीति ने अंगड़ाई लिया। से फॉर एग्जाम्पल, आजादी के पहले जो देश की राजनीति बनी, वहां पर एक मिशन था कि देश को आजाद कराना है। सभी लोगों ने अपनी अपनी पार्टिसिपेशन किए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बम और पिस्तौल लेकर जो है देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किए। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उधर वो आर्मी बनाकर जो है चटगांव की तरफ और बर्मा की तरफ जो है उन्होंने जो है शुरू किया। गांधी के नेतृत्व में जो है अहिंसा और जो है सत्याग्रह के आधार पर नेहरू गांधी का जो कॉम्बिनेशन था वो चला और एक मकसद था ना। उसके बाद आया जो है समय बदलता गया। कभी जो है इमरजेंसी में जो है हुआ कि संविधान के साथ वो हो रहा है तो एक नई राजनीति जनता दल के नाम से खड़ी हुई। फिर धीरे धीरे करके आया मंडल और कमंडल के नाम की राजनीति आई। तो ये व्यक्ति नहीं तय करता, ये समय की डिमांड। मंडल और कमंडल नाम की राजनीति बताया तो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अभी राहुल गांधी जयपुर गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने जनसभा वगैरह की, तो उन्होंने वहां पे एक बात बोली थी कि हिंदू और हिंदुत्व, दो चीजें बोली थी जिसको लेकर अब देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है कि कांग्रेस ही जात पात करने लगी, हिंदू और हिंदुत्व। क्या मतलब सर, क्या समझते हैं इन चीजों से आप? नहीं, कांग्रेस कभी जात पात नहीं की। कांग्रेस ने ही तो जो है, हाँ ये और एक इंटरेस्टिंग बात है कि द थ्योरी ऑफ जो है सेकुलरिज्म, ये इलाहाबाद से ही तो हुआ। नेहरू ने इस पर जो है एक विजन दिया और 84 में इलाहाबाद की ही जन्मी इंदिरा जी ने इसको संविधान में शामिल किया। राहुल जी का जो कहना है हिंदू और हिंदुज्म को, जिसको मिस इंटरप्रेटेट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए हिंदुओं को भड़काने के लिए, जिस नेहरू ने जो है इस देश की सांस्कृतिक और देश की जो है पौराणिक मान्यताओं को अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश करके इस देश के हिंदुओं को गर्व से पूरी दुनिया में घूमने का साहस दिया, उसी नेहरू के परिवार के बच्चों को जो है अब आप हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा में गाड़ के कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी का जो कहना है हिंदू और हिंदुत्व, तो हिंदू उनका जो है वही सेक्युलरिज्म के आधार पर है, और हिंदुत्व वही है कि जो आपके अभी कालीचरण बाबा ने बोला। तो ये देश के लोगों को, लेकिन यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूं कि हम और आप इस चीज के निर्णय करता नहीं है कि कालीचरण बाबा सत्य कहता है या राहुल गांधी सत्य कह रहे हैं। ये तो जो है फिर लोकतंत्र आता है, जिसको जनता वोट दे दे उसी। सर आने वाले विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हुए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। कांग्रेस पार्टी अब की बार कैसा परफॉर्म कर पाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आने वाला चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। बीजेपी वाले जो है आने वाले चुनाव को पैर से पकड़े हुए हैं, खींच रहे हैं कि चलो अयोध्या, चलो काशी विश्वनाथ। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ने का ना हौसला है, ना साहस है, ना उनके कर्म है। वो चुनाव को बाबा विश्वनाथ, जय बाबा विश्वनाथ, जय जो है श्री राम,
वो वहीं पर फिर आ गए हैं, है ना। अब आप आइए कि जो रोजगार के सवाल पर कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो डेलीगेसी है, स्टूडेंट बाहुल डेलीगेसी है सलोरी, कल की ही घटना है। वहां पर जो है कल हजारों छात्रों ने थाली और लोटा बजाते हुए वो जुलूस लेके निकले कि हमें रोजगार चाहिए। कांग्रेस जो है दो बात पर चुनाव को जो है खींच रही है। एक तो प्रियंका जी ने मैजिक कर दिया है, एक जो है मैजिक भरा जो है उन्होंने अभियान चला दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, घबराई हुई है सर आपने बोला कि मैजिक है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार कह रही कि 70 साल में वही लड़की क्यों नहीं लड़ पाई है, या जो 40% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो 70 साल में क्यों नहीं, अभी क्यों, इतने दिन बाद क्यों, अभी चुनाव के टाइम पे ही ये चीजें याद क्यों आई। मैं विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह डायलॉग बोलने के पहले चाचर नाला, इलाहाबाद का बड़ा बदबूदार नाला है, चाचर नाला के पानी से जो है आचमन कर लें, अपना मुंह धो लें। पंचायती राज में स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही तो महिलाओं को आरक्षण दिया। सर अब की बार 40% खुला दिया जा रहा है। अब प्रियंका जी वही कह रही हैं कि सदन में भी सोनिया जी 33% रिजर्वेशन की बात जो है वो कर रही थी, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज पार्लियामेंट से बिल पास होकर जो है 33 हो जाता। अब प्रियंका जी ने जब मैजिक लड़की हूं लड़ सकती हूं की जो है मैराथन रैलियां उत्तर प्रदेश के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से निकालना दिया, तो अब हर हर मोदी थर थर मोदी हो रहे हैं कि अभी लड़की चढ़ाई है, अब ये लड़कियां पटक के हम लोगों को दबोच न लें। तो अब जो है प्रियंका जी कह रही हैं कि 40%। और नेहरू फैमिली के लिए एक बात तो मैं गारंटी से अनबायस्ड होकर कह रहा हूं कि ये जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये गुजरात मॉडल नहीं है कि फ्री का गैस जो है उज्ज्वला में देंगे लेकिन गैस बेचेंगे और सिलेंडर बेचेंगे अडानी। फ्री का चना और कड़ुआ तेल उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, लेकिन उसके पैकेट पे खोल के देखे गुजरात मॉडल में तो उसका प्रोडक्शन करता कोई गुजराती। ये इलाहाबादी मॉडल ऑफ जो है नेहरूज़म, ये इलाहाबादी मॉडल है। हम प्रयागराजी भी कहने में शर्म नहीं करते हैं कि इसमें क्या है कि जनता को एक तरफा फायदा हो, किसी पूंजीपति की जो है दौलत जो है ऐसी ना बढ़ जाए रातों रात कि वो एशिया का नंबर 1 अडानी हो जाए। एक बार रोकना चाहेंगे, उन्होंने बोला है, विपक्ष पार्टी का कहना है या मौजूदा सरकार का बोले कि मौजूदा सरकार का कहना है उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, भरपूर रोजगार दिया है, विकास किया है, कई चौड़ीकरण वगैरह सड़कों का करवाया है, मंदिर बनवा दिया है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं जो 2022 में उतरेगी, क्या मुद्दे लेकर उतरेगी? आर्या जी, विकास का एक मॉडल मैं प्रयागराज का ही बता रहा हूं, पवित्र प्रयागराज का, और वो भी जो है संगम के पास का। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पुल संगम के पास जमुना जी पर बनाया है। वो इलाहाबाद के युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए सुसाइड पॉइंट बन गया है। हर रोज वहां बेरोजगारी से तंग आकर जो है एक आध युवा कूदकर अपनी जान दे रहा है। और वहां पर फेंसिंग भी हम लोगों ने कई बार कहा कि साहब इसको कवर करा दीजिए, फेंसिंग करा दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुझसे कहा कि यार धर्म के काम में देखो रोको को मत, यहाँ से जो कूदता है आत्महत्या करता है, वो जैसे पहले पुराने जमाने में अक्षयवट से लोग कूद के मोक्ष पाते थे, अब नए वाले पुल से मोक्ष पाते हैं। इसमें कांग्रेसी लोग, तुम लोग धर्म विरोधी लोग हो, तुम लोग विरोध मत करो। मिनट आपको रोकना चाहेंगे, आपने बोला कि धर्म को लेकर राजनीति होनी चाहिए, तो आज की राजनीति कुछ ऐसी ही हो रही है, लेकिन उन मुद्दों का क्या जो जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों का क्या? सर, जनता हर पार्टी को वोट इसलिए देती है ताकि उसको विकास मिले। अगर हम जाति धर्म को लेकर राजनीति करते रहेंगे तो एक तरह से ये जनता का शोषण हो रहा है। मैं तकनीकी रूप से अधिकार के साथ कह रहा हूं कि दरअसल दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं,
इस देश के अंदर जो है बेरोजगारी, महंगाई और जो है आपकी भ्रष्टाचार, ये 12 मास में जो है मतलब 4 साल 11 महीने के विषय हैं। 5 साल में चुनाव होते हैं ना, तो ये 4 साल 11 महीने या 11.5 महीने तक ये चर्चा के विषय है। इस पर धरना होता है, घेराव होता है, भाषण होते हैं, लेकिन जो लास्ट 15 डेज है इलेक्शन के, वहां पर आने के बाद जो है माइंड जो सेट जो लोगों का वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर घूमने लगता है। सर, आप भी तो इस चीज से सहमत हैं? आपने बोला अभी कि धर्म को लेकर भी राजनीति होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा, मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि ये जटिलता बता रहा था कि ये वोट या बटन दबाने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो तमाम राजनीतिक दलों की उखड़ गई होती। और जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हैं, इस कमजोरी को उन्होंने पकड़ लिया है कि जय श्री राम, हो गया काम। इन्हीं का नारा है, मेरा नहीं है। ये इलेक्शन जब आ जाता है और 1 दिन 2 दिन रह जाता है, प्रचार खत्म हो जाता है, वोटिंग का जब टाइम आता है तो ये लोग यही नारा लगाते हैं। तो अब क्या करिएगा, ये भारतीय राजनीति की जो है एक खूबसूरत अदा मैं मानता हूँ। तो सर, कांग्रेस पार्टी भी क्या उन्हीं चीजों को आगे रखेगी, धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड है, उन्हीं हिंदू और हिंदुत्व के दम पर ही चुनाव लड़ेगी? हम चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से हार रहे हैं। केंद्र में हम 8 साल से जो है सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम धर्म को आगे करके वोटों की भीख मांगने का काम नेहरू जी नहीं सिखा गए हम लोगों को, ना ये हम लोग आगे भी करेंगे। हम जो है बुनियादी सवालों पर, इस देश की सशक्तिकरण के नाम पर, इस देश को जो है विश्व में जो है एस्टेब्लिश करने के नाम पर, इस देश की जीडीपी के नाम पर, इस देश में लड़कियों के अधिकार के नाम पर, हम इस देश की जो है नारियों को विश्व में जो है एक आदर्श नारी के रूप में बनाने के नाम पर ही वोट मांग सकते हैं। हम धर्म और जाति का, हम ठाकुर सम्मेलन और यादव सम्मेलन करके ना आज तक वोट मांगे हैं, और चाहे हम जो है दर्जनों साल अभी सत्ता से बाहर रहें, ये काम हमारा नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे रीजनल पार्टी है, मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन अब कर रही हैं। अब जब दुकान उखड़ गई, उनके सारे जितने हाथी के महावत थे, वो हाथी का जो है कीमती सूंड और हाथी का चांदी का हौदा, ये सब लेके सब भाग गए। कोई बीजेपी में भाग गया, कोई सपा में भाग गया। अब मायावती जी का हाथी जो है वो बेचारा एकदम निरी जर्जर हो गया। तो अब फिर वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं कि ब्राह्मण पकड़ लाओ। कोई ठाकुर सम्मेलन कर रहा है, कोई निषाद। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। ये नेहरूज़म के अंदर जो है ये इसकी हिदायत है कि ये काम कांग्रेस कभी ना करे। कांग्रेस जो है 10-20 साल अगर सत्ता से बाहर रहती है तो रहेगी। आने वाली हमारी जो नेतृत्व की पीढ़ी होगी वो फिर कांग्रेस को जो है देश के अंदर मेरिट के आधार पर सत्ता में लाएगी। तब इस देश की जो है आर्थिक तरक्की भी होगी, देश की सामरिक तरक्की भी होगी और देश की सामाजिक तरक्की भी होगी। ये कांग्रेस का विजन है। सर, कांग्रेस पार्टी ने अभी रैलियां ना करने का वादा किया है। एक तरह से बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहले से हार मान ली है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब ओमिक्रॉन का जो है एक नया वेव आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर सकती कि हम अपने चुनाव के चक्कर में गंगा के कछार में लाशों का जो है काफिला देखें। हम इस देश के नागरिकों को गंगा के किनारे उनके घर वाले उनकी लाश को फेंक के चले जाएं और हम लखनऊ में बैठकर जो है कड़वा तेल और जो है थोथा चना हम बांटें, अपनी फोटो लगाकर जो है पेम्पलेट्स में और पैकेट्स में। कांग्रेस ऐसी राजनीति ना आज तक करी है और गांधी और नेहरू ने हम लोगों को ये काम नहीं सिखाया है। ये ओमिक्रॉन की लहर की वजह से प्रियंका जी ने जो है ये स्टेप ये घोषित किया है
कि हम जो है वो कोई बड़ी रैली करके यह दोष कांग्रेस के ऊपर नहीं लेंगे कि फलाने गांव की महिलाएं जो है वहां पर प्रियंका जी की रैली में गई थी और उनको कोरोना हो गया और उनके पति और उनके बेटों ने उसकी महिला की लाश को एक जो है ले जाके पॉलीथीन में पैक करके गंगा जी के किनारे फेंक दिया। यह आरोप हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी लाशों पे के ऊपर जो है जीतना चाहती है तो वो रैली करे और जो मर जाए उनको वहां पर जो है क्रिया भी ना करे, उनको गंगा जी तो फिर बाढ़ में आएंगी, सबको बहा ले जाएंगी जैसे पिछली बार हुआ। सर, हमारी आईपा की टीम ऐसे जन सरोकार के मुद्दे को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करती है। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? ये एक बहुत शानदार मुहिम है। मैं तो पहले ही जो है जब आपने अपनी आईडी का नाम बताया जो है आईपा जो है इंडियन प्रोग्रेसिव ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, कितना प्यारा नाम है कि जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल। यही प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ही तो आवश्यकता है, यही तो सेकुलरिज्म है, यही तो इस देश की तरक्की का मंत्र है जिसको कि कुचला जा रहा है। आप उसको जो है दक्षिणपंथी जो है राजनीति के नाम पर, और कितना प्यारा जो है वो है, कितने जज्बाती और कितने बहादुर है। जरा सा ये देखिए जो है आर्या जी कि तालिबान और आपका आईएस वाले भी 70-80 साल के बुढ़े को गोली नहीं मारते, लेकिन ये जो हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी जो चिंतक लोग हैं, ये बुढ़े गांधी की जो है पोर्ट्रेट और उनकी कटआउट्स पर दाम निकाल कर गोली मारते हैं। लगता है कि इनसे बड़ा शक्तिशाली इस धरती पे अर्जुन और कोई है ही नहीं। अभय अवस्थी जी, अभय अवस्थी के आगे ये बाबा, पर्सनल सवाल है सर, बाबा कैसे लगा? देखिए, अभय का माने तो निडर, अवस्थी हमारे पूर्वजों की जो है देन है। ये बाबा आगे कैसे लगा सर? अब बाबा ऐसा लगा कि हम 1973 से दाढ़ी रखे हुए थे, हमने अपनी लाइफ में जो है शेविंग नहीं अडॉप्ट किया। तब हम नहीं समझते कि पता नहीं तब मोदी जी दाढ़ी रखते थे कि नहीं, हम उस जमाने से दाढ़ी रखते। तो दाढ़ी रखे 75-76 आते आते जो है दोस्त लोग जो है बाबा कहने लगे कि दाढ़ी रखे हो। तो बाबा तो इस देश के अंदर हर दाढ़ी रखे व्यक्ति बाबा हो जाता है। चलिए बाबा अभय अवस्थी जी, आपने बेबाकी से आईपा के मंच पर अपने विचार साझा किए, उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इस आपके व्यूअर्स, इस देश के जो है दर्शक हमको माफ करेंगे, लेकिन जो कहता हूँ इलाहाबादी हूँ, जो कहता हूँ दिल खोल के कहता हूँ और अलानिया कहता हूँ, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। तो ये थे हमारे साथ बाबा अभय अवस्थी, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता, जो हमेशा अपनी जो बात होती है वो बेबाकी अंदाज से सबके सामने रखते हैं, निडर होकर सबके सामने रखते हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।